अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। गुज़िश्ता महीनों में मईशत की गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो जारी है और गुज़िश्ता दिनों में रुपया जो है स्टॉक मार्केट में मुसलसल गिरता हुआ नजर आया और यही नहीं बल्कि शरह सूद में मुसलसल इजाफा होता रहा, क्योंकि नवंबर में महंगाई टारगेट सबसे ज़्यादा थी और 11.5% ये टारगेट रहा और टारगेट से ज़्यादा ये रेशो सामने आ रही है। नवंबर में स्टेट बैंक ने जो गैर मुतवक्के तौर पर अचानक 1.5% जो इजाफा किया और 5.5% उसके बाद इजाफा किया और हर हुकूमत ने कमर्शियल बैंक से 11.5% तक शरह सूद पर पैसे उठाकर मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मईशत की बहाली का ख्वाब क्यों हकीकत नहीं बन रहा? क्या पाकिस्तानी अवाम अब IMF के रहमो करम पर है? यूटिलिटी बिल्स के हवाले से क्या किसी रिलीफ का कोई इम्कान है या नहीं? आवाम को रिलीफ के दावों में कितनी हकीकत है? क्या हुकूमत को अवामी मुश्किलात का एहसास है? हमारी मईशत किस सिमत में जा रही है? ग्रोथ रेट की जो बात की जाती है, जो ग्राउंड फिगर्स दिए जाते हैं, उनमें किस हद तक सच्चाई है? आज प्रोग्राम में इन्हीं सवालात का अहाता करें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सदीकी साहब आपके कीमती वक्त। डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस साहब आपके कीमती वक्त। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल कर लेती हूँ। हुकूमत कह रही है हमारी ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी उससे बेहतर हुई है, मगर अगर अफराते ज़र की तरफ देखें तो हुकूमत उसको काबू करने में कामयाब नहीं हुई। तो आवाम सवाल ये उठाती है कि अगर एक तरफ ग्रोथ रेट बेहतर हुआ है तो उसका असर क्यों नहीं पड़ा महंगाई के ऊपर? सर देखिए, मैं समझता कि ग्रोथ रेट जो हुकूमत दावा कर रही है 5%, वो मुझे सही नहीं लगता। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस माली साल में हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो कुछ 3.5% होगा और 3.5% अगर ग्रोथ रेट रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे और मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी दोनों बढ़ेगी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो अफरात-ए-ज़र जो स्टेट बैंक की तवक्को थी कि ये 7 से 9% रहेगा, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सही नहीं है। 11.5% जो है वो नवंबर में रिकॉर्ड किया गया है। यानी खित्ते के जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारी शरह नमू जो है वो सुस्त है और अफरात-ए-ज़र जो है भारत से तो तकरीबन दुगना है और जो दूसरे मुल्क हैं उनसे भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हुकूमत और स्टेट बैंक ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं वो है अशराफिया को या माफिया को नवाजने की, उनको फायदा पहुंचाने की, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या कानून बनाना पड़े, और उसका नुकसान जो है वो मईशत को और 22 करोड़ अवाम को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब स्टेट बैंक ने जो शरह सूद में अभी इजाफा किया है तो पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो 275 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो गया, लेकिन कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि मार्च से जून 2020 में जो इन्होंने स्टेट बैंक ने कमी की थी 625 बेसिस पॉइंट्स, और उसके बाद 70 शरह सूद पर कदमे दे के हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया, तिजारती खसारा आसमान पर पहुंच गया। करंट अकाउंट डेफिसिट शायद इस साल $14 अरब रहेगा और मई से अब तक 26-27 रुपए डॉलर गिर गया। तो ये तो इन्होंने IMF का प्रोग्राम मुअत्तल किया था और शौकत फरीद ने जो इसको जून में प्रोग्राम फाइनल करने के बजाय इसको नवंबर तक ले गए, ये वो तो उसकी तबाहकारियाँ हैं। और अब जो इजाफा कर रहे हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने मईशत को जख्मी किया था शरह सूद कम करके मार्च से जून 2020 तक, उसका कुछ न कुछ जो है अब जख्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर कैस हसन साहब, ये स्टेट बैंक की जो पॉलिसियां शरह सूद में इजाफा सामने आया, आपको क्या लग रहा है? ये पॉलिसीज सामने आ गई, बयानात एक तरफ आती हैं, दूसरी तरफ आवाम से पूछा जाता है तो बरमला यही कहा जाता है कि हमारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। बाजार में जाते हैं तो चीज़ें उस रेट पर दस्तयाब नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। तो ये मामलात जो चल रही हैं स्टेट बैंक की पॉलिसीज को लेके, शरह सूद में इजाफे को लेके, आपको क्या लग रहा है? देखें जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सदीकी साहब से। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बातें की हैं। बात यह है कि पहले तो आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स ही गलत हैं। ना आपकी लैंड प्रोडक्टिव है, ना आपकी लेबर प्रोडक्टिव है, ना आपके एंटरप्रेन्योर प्रोडक्टिव है, ना आपके पास फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है। तो फिर ये नहीं, फिर आपने जब ये शरह सूद को बढ़ा दिया 9.75 पे, तो फिर ग्रोथ कम होती है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है।
तो ये मैं एग्री करता हूँ कि ये ग्रोथ रेट कोई 3.5 पे आएगा, ये ज़्यादा नहीं हो सकता इन दी कॉन्टेक्स्ट। जो आपने कहा स्टेट बैंक की पॉलिसीज, तो मैं एग्री करता हूँ कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी पॉलिसी जो हैं ये अपर क्लासेस को, माफिया को, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए हैं, ये आवाम के लिए नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कुछ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं महंगाई, कुछ डॉलर की वजह से महंगाई जो इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, कुछ इनकी अपनी जो पॉलिसीज हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, जिसमें जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी वहाँ नहीं की कोई, तो ये और बिजली और जो गैस और पेट्रोल जब महंगा करेंगे और अगला जो मिनी बजट आ रहा है महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये बयान है पॉलिटिकल के महंगाई कम होगी, बिल्कुल कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं महंगाई को। हम दुनिया की इन्फ्लेशन को जब चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो वो होगी। तो मेरा ये ख्याल था कि स्टेट बैंक को अपने जो है ये इंटरेस्ट रेट्स ये कम करने चाहिए थे ताकि ग्रोथ हो। अच्छा, ये जब ज़्यादा करेंगे तो मनी इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिल्कुल कम नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर शाहिद, ये जो बात की जा रही है मिनी बजट के हवाले से बात की जा रही है, 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं, सियासत में ही उलझी हुई है हुकूमत, मईशत के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। आपको क्या ट्रैक नज़र आता है कि हुकूमत को उस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मिनी बजट जो आने वाला है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद आवाम को अब क्या बर्दाश्त करना होगा? देखिए जी, मिनी बजट तो IMF के कहने पे आ रहा है। इन्होंने पेट्रोल की कीमतें में बढ़ानी है, बिजली में सब्सिडी कम करनी है, बढ़ानी है, गैस तो वैसे ही महंगी खरीद रहे हैं। अच्छा। और मतलब शोबों को स्पेशली सर्विस सेक्टर को टैक्स लगाना है इन्होंने, और कोई ऐसी स्ट्रक्चरल बात नहीं करनी है इन्होंने, सिर्फ वो और फिर जो डेवलपमेंट बजट है उस पर कट लगाएंगे ये इस मिनी बजट में। तो आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ये, इनके दोस्तों के लिए तो शायद होगी, मिनिस्टरों के लिए होगी जिनको मुफ्त पेट्रोल और बिजली और घर मिलता है, वरना आवाम को तो मेरा ये ख्याल है कि शायद जो पॉलिसी ये है कि डॉलर की को जो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट करें इस मुल्क में और पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो खासे मार खा लें, मेरा ख्याल दैट इज द पॉलिसी। जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मतलब जो हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल है, ख़त्म होगी नहीं ख़त्म होगी, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, करेंसी मार्केट में इस्तेकाम आएगा या नहीं, क्या वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक में इख्तलाफात हैं? बयानात से तो ऐसा कुछ नज़र आया जिसमें स्टेट बैंक का जवाब अभी तक नहीं आया। ये सारा जो मामला उलझा हुआ लग रहा है, इसका सुलझाव कैसे मुमकिन है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अच्छा, देखिए बात ये थी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ हैं और जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं वो आपस में उनमें हारमोनी नहीं है, वो एक दूसरे से टकराती हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक की अपनी जो पॉलिसियाँ हैं वो भी आपस में टकराती हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तरफ आप मिनी बजट ला रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेट बैंक ये कहता है कि जब हम जो है शरह नमू तो सुस्त हो या नहीं हो, लेकिन वो अफराद-ए-ज़र को कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे, तो ना उससे अफराद-ए-ज़र कंट्रोल होगा और ना जारी हिसाबात का खसारा मेरे हिसाब से कंट्रोल होगा, क्योंकि जारी हिसाबात का खसारा तो इस साल को $14 अरब पर जाएगा, इससे कम नहीं होगा। ये तो एक बहुत ही खौफनाक जो है वो चीज़ है। तो असल में कोऑर्डिनेशन में नहीं है। और अब जो शौकत तरीन ने आगे शुरू में गलती ये की थी कि उसने 2 मरतबा स्टेट बैंक को, गवर्नर को, पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और कुछ उन चीज़ों में भी क्रिटिसाइज किया जो स्टेट बैंक का जुरिसडिक्शन था। तो एक फ्रैक्शन तो है और उसके बाद उसकी वजह से IMF भी यही चाहता है कि आपस में इंडिपेंडेंट रहे सो कॉल्ड। तो मेरे अपने ख्याल से तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं, जैसे कैद साहब बता रहे थे। अब वो शायद कोशिश भी नहीं करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करें। अलबत्ता मेरा अपना ख्याल है कि आज ये आंसू पोंछने के लिए जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी का ऐलान जरूर करेंगे जी। और वो सियासी फैसला इसलिए है कि जब इतने काबू से बाहर हो गई और आवाम जो है वो चीख पड़े हैं तो इनको इलेक्शन ईयर का भी सोचना है।
तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, मगर इस 15 दिनों के लिए मेरे ख्याल से ये पेट्रोलियम मसनूआतों से कुछ में कीमतों में कमी करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चल के महंगाई पर कंट्रोल हो सकेगा, वो रहेगी। तो जब तक ये अपनी पॉलिसियां नहीं बनाते कि मुल्की वसाइल हैं जिसमें टैक्सों की वसूली है, मुल्की बचतें हैं, मुल्की सरमायाकारी, उसको छोड़ने के बजाय ये अब चले गए हैं कर्जों के ऊपर, इमदाद के ऊपर और रेमिटेंसेस पर। ये इस तरह से ये आग से खेलना है और इसमें हुकूमत को और स्टेट बैंक को नाकामी होगी मईशत को बेहतर बनाने में या अफराद को कंट्रोल करने में, दोनों में ये नाकाम रहेंगे। मईशत के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। एक इस्तेहकाम जब तक मईशत में नहीं आता, बहुत सारे मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं जो नहीं चल सकते। डॉक्टर कैस असलम साहब, पाकिस्तान में जो मुआशी इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, आप क्या समझती हैं एज ए माहिर मुआशियात, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, इसके जिम्मेदार सारी हुकूमतें हैं, उनकी गलत पॉलिसियां हैं। इसके जिम्मेदार आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिन्होंने डिवर्सिफाई नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई मशीनों के साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाए। इसके जिम्मेदार हमारी सोसाइटी भी है जो लेस क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीद के भी खुश है। प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट खुद एक हिस्सेदार बन जाएगी, टैक्स इकट्ठा करके अपने आप को मुफ्त चीज़ें लेके चलाएगी, तो फिर इकोनॉमी में जो हमने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करनी है छोटे सरमायाकारों ने, वो नहीं हो सकेगी। बड़े सरमायाकार भी अगर आप बिजली उनको सस्ती दे दें, अगर आप उनके टैक्स कम कर दें, तो वो फिर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो जिम्मेदार टेक्निकली हमने अपनी यूथ को तो दुनिया के लेवल पे स्किल्स ही नहीं दी, हमने अभी तक स्कूल ही ठीक नहीं किए, हमने अपनी लैंड को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं किया। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है, हमने हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी, हमारी इंडस्ट्री ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी जो खासकर खा जो होती थी वो भी ख़त्म कर दी है। तो हम सब इसके अंदर है, बट टेक्निकली ये गवर्नमेंट जो है, ये क्योंकि इसने फैसला कर लिया है थ्रू IMF कि इसने कोई अपनी शॉर्ट टर्म हेल्प नहीं करनी, इसमें सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है और मुश्किल करना है फॉर लोकल इन्वेस्टर्स एंड लोकल पीपल। तो मैं पिछली गवर्नमेंट की करप्शन और इस गवर्नमेंट की नाअहली को मिला के जिम्मेदार बना रहा हूँ सारों। अच्छा, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, नई मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है और मार्च 2019 के बाद तीसरी बार शरह सूद में ये इजाफा किया और महंगाई कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाया गया है। मेरा आपसे भी सवाल यही है सर कि आप क्या समझती हैं कि ये जो मुल्क में इक्तिसादी मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, इसका जिम्मेदार दर हकीकत है कौन? देखिए, डॉक्टर कैस ने तो आपको बता दिया, बिल्कुल सही है। असल में मसला ये है कि हमारी जो मईशत है ये है अशराफिया की मईशत और बेसाखी की मईशत और लूटमार की मईशत। तो अगर आपकी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है वो भी यही है कि आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सें लगाएं, और जो इनकम टैक्स है उसमें बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है और हुकूमत उससे टैक्स लेना भी नहीं चाहती। तो यही हमारी तवानाई की पॉलिसी का है, यही हमारे शाराना अखराजात का है। तो जब आपने अशराफिया की मईशत बना ली और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि हर साल कई हजार अरब रुपया गरीब और मुतवस्सित तबके से ताकतवर तबकों की तरफ मुंतकिल हो रहा है और मालदार तबकों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। शरह नमू सुस्त हो रही है और महंगाई जो एक जालिमाना टैक्स है आवाम के ऊपर, उसकी शरह ऊंची रह गई है। लेकिन वो सही करने का कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं है। वो इसलिए कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए जिन इक़दाम की ज़रूरत है, उससे जो हमारा अशराफिया है, माफिया है, उनके नाजायज़ मफादात मुतासर होते हैं। तो न हुकूमत, न स्टेट बैंक, न SBR कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे माफिया के मफादात पर ज़र्ब पड़े। और जो माफिया है उनका आपस में गठजोड़ है हुकूमत के साथ, और हुकूमत का एक गठजोड़ है बैरूनी अशराफिया के साथ, जिसमें IMF भी आ जाता है और उससे हमारी ताकतें भी आ जाती हैं। तो ये अशराफिया का एक खेल है जिसमें अवाम कुछ ले जा रहे हैं और मईशत सफ़र कर रही है। इसकी सिर्फ मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम यहाँ आई थी 2019 में, उसमें जो टैक्स की शरह थी वो दुनिया में सबसे कम थी और पाकिस्तान में भी सबसे कम थी। यानी 1.5% पर आपने प्रॉपर्टीज को लीगलाइज किया था।
मगर उसने फिर कानून ये बनाया था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं उनको जब्त कर लेंगे। वो जब्त तो नहीं करें मगर उनसे टैक्स भी लेने के लिए तैयार नहीं है, उन चोरों से जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। और अब एफबीआई कहते हैं कि हम 74 लाख लोगों को नोटिस इशू करेंगे। मतलब यही है कि उनसे टैक्स ना देना पड़े और मामले को उलझा दिया जाए। तो जब तक ये अशराफिया को नवाजने की मईशत है, मेरे ख्याल से हमारी मईशत में बेहतरी यानी गुर्बत में कमी होना या मईशत की शरह पेश होना या खुद निसारी के पास जाना, ये सब ख्वाब और ख्याल की बातें हैं। कोई पॉलिटिकल विल मुझे नजर नहीं आ रही हालात ठीक करने के लिए। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर शाहिद, ये जो बात सामने आ रही कि अगर इंटरेस्ट रेट वाकई बढ़ा दिए जाती है तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये भी आएगा कि इन्फ्लेशन पर। एक राय ये भी है कि इसका उल्टा इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा बोरोअर जो है वो इस वक्त हुकूमत है, बोरो करती है। और अगर उन्हें अगले 3 माह में 6,900 अरब रुपए बोरो करने पड़े, दिसंबर से फेब तक के महीनों में अगर वो 8.5% की जगह 11.5% बोरो कर रहे होंगे, तो क्या गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ेगी? वो पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, तो वो इकोनॉमी में आएगा और वो खुद इन्फ्लेमेटरी होगा। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना वाकई आप समझते हैं कि कंट्रोल इन्फ्लेमेटरी है या नहीं? देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी शरह सूद की पॉलिसी है ये होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जहाँ जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका एक किरदार होता है, स्टेट बैंक का या SEC का, वो रेगुलेटर्स भी इनके साथ मिल गए हैं। तो हमारे यहाँ जो शरह सूद है ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, इनइफेक्टिव है। जब तक आप शरह सूद की कमी बेशी के साथ स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करेंगे बुनियादी नौयत की, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं तो इसको समझता ही नहीं कि शरह सूद में कमी जो है या इजाफा कोई बहुत बड़ा हथियार हुकूमत के स्टेट बैंक के पास है, जब तक स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं हो गए। और क्योंकि वो इस्लाहात नहीं हो रही तो उसका सबूत आप ये देखिए कि अभी जब उन्होंने 19 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी लाए थे तो उसमें 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था और ये कहा था कि जी इससे अफराद रिजर्व कंट्रोल होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होगा। हुआ क्या कि अफराद रिजर्व उस वक्त कह रहे थे ये जो है 7 से 9% रहेगा, अब ये कहते हैं 9 से 11 रहेगा। फिर उन्होंने उस वक्त कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2% ऑफ GDP होगा और वो 4% की बात कर रहे हैं। तो वो तो ये इफेक्टिव टूल है ही नहीं। असल चीज़ है इस्लाहात करना, जिसके लिए न हुकूमत तैयार है, न स्टेट बैंक तैयार है, न SDR तैयार है, न इदारे तैयार है। तो ले दे के जो है रोना गाना रह गया है कि आवाम कुचले जा रहे हैं और मईशत सुस्त हो रही है। तो यही सूरत हाल आगे होती नजर आ रही है। ठीक है, आपने कहा कि इस्लाहात नहीं हो रही, मईशत सुस्त हो गई है। मैं डॉक्टर कैस असलम साहब ये आपसे जानना चाहूँगी, IMF के पास ना जाने के हवाले से बात की गई थी, फिर जब गए बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। अब महंगाई की जो एक पीक लेवल आ चुका है महंगाई का, अवाम महंगाई में बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत से दो-चार है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और दीगर मामलात आपके सामने हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अब IMF के रहमो करम पर है, इस बात में किस हद तक सदाकत है? लेकिन आपको सिद्दीकी साहब ने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि सिर्फ पाकिस्तानी आवाम IMF के रहमो करम पे नहीं है, वो अपनी हुकूमतों और शराफिया और माफिया के रहमो करम पे हैं। IMF के पास ना भी आप जाएं तो फिर भी आप ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे, फिर भी आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे, फिर भी आप यहाँ जो आपने कहा कि घर बनेंगे वो भी नहीं बन रहे, जो आपने कहा कि यहाँ टूरिज्म लाएंगे वो भी नहीं लाए, और एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे वो भी नहीं लाए। सो इन अ वे ये सिर्फ IMF पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए, वो तो आप पे सख्ती करेंगे एज फार एज न्यू क्लासिकल पॉलिसी है वाशिंगटन कन्वेंशन, मगर ये खुद भी अवाम को ना तो नौकरियां देने को तैयार है, ना उनका टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कम करने को तैयार है, ना ही उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ देने को तैयार हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो पैसा गरीबों से अमीरों की तरफ मुंतकिल हो रहा है, उससे आप देखें तो सही कि ये ऊपर के जो 10-15% लोग हैं उनकी कितनी ऐश हो रही है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ही गलत हैं। जब तक आप इकोनॉमी को इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनाएंगे, जब तक आप नए स्ट्रक्चर्स, नई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं देंगे, लोगों को आप स्किल्स नहीं देंगे, IMF हो या ना हो ये इकोनॉमी इसी तरह रिंगेगी।
ठीक है, इकोनॉमी इसी तरह रेंगेगी, चलेगी या दौड़ेगी नहीं? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जैसे डॉक्टर कैस ने कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, टूरिज्म नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर में काम नहीं हो रहा, दीगर मामलात नहीं हो रहे, तो सर मुझे ये बता दें, ये जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है, राशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोग्राम शुरू किया गया है, सस्ते घर बनाने के जो काम शुरू किया गया हुकूमत की तरफ से, ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, KPK में आगाज़ किया गया है, हेल्थ कार्ड तकसीम करने के हवाले से जो है मामलात, फिर ये किस मद में जो है वो सामने आ रहे हैं और इसका किस हद तक आवाम, कितनी आवाम इससे मुस्तफीद हो पाएगी? देखिए, पहले तो यह है कि अगर आप मईशत को सही स्थिति में डालें और उसके बाद एहसास प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम से सप्लीमेंट करें, तब तो कोई फायदा होता है। अब तो ये होता है कि आप देखिए, बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कब से चल रहा है, ह्यूज अमाउंट जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सिवाय इसके कि आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, जो वो पैसे गलत लोगों को चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया था, वो तो 150 रुपया से महाना आता था ये हर शख्स के ऊपर, उससे ज्यादा तो आप इनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में और यूटिलिटीज के नफों से वसूल कर लेते हैं। तो बेसिकली तो ट्रांसफर फंड जो है वो हो रहा है। तो ये जो पॉलिसी है ये मेरे अपने ख्याल से इसका कोई मकसद नहीं है। आप इससे अगर करें माइक्रो फाइनेंस के साथ लिंक करके लोगों को कर्जे दिलाएं, छोटे छोटे ताजर सनतकारों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे किसान, घरेलू खवातीन, बजाय इसके कि लोगों को भिखारी बनाएं, उनको कर्जे दिलाएं और यहाँ से इक्विटी फराहम करें, वो तरीका तो हो सकता है। लेकिन ये कि जो कुछ तबाही बर्बादी आप आवाम के ऊपर ला रहे हैं, उस टारगेटेड सब्सिडी से कभी भी कोई ऐसा मुस्बित सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो इस पॉलिसी को तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन पहले पॉलिसी सही होगी, अफराद अगर कम होगा, फिर यह प्रोग्राम नए उसका कोई फायदा होगा। अभी तो कोई मुझे फायदा होता नजर नहीं आ रहा। तो बुनियादी बात जो मैं दोबारा एम्फसाइज करूंगा, जो डॉक्टर फैज कर रहे थे, कि सारी जिम्मेदारी IMF पर डालने की जो है वो हमने उसको प्ले ग्राउंड बना लिया है। IMF तो हमारी मईशत को गैर मुस्तहकम करना चाहता ही है, लेकिन उसकी आड़ में आप जो ताकतवर तत्वों को बरात देके अवाम को कुचलते हैं, उसको IMF के खाते में डाल देते हैं, वो गलत है। आप ये कहें कि अगर हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स लगाते हैं और मिली बजट से ही लाते तो IMF को मानना पड़ेगा, लेकिन आप तो मालदार लोगों पर खुद ही टैक्स लगाना नहीं चाहते, आवाम को कुचलते हैं और उसका बोझ IMF पे डालते हैं। ये यहाँ बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल मुस्तफिद हूँ फैज साहब से, डॉक्टर फैज से, लेकिन फिर कहूँगा कि IMF के प्रोग्राम में रह के कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत इसलिए खुश रहती है कि वहाँ से पैसा मिलता है और आप जितने गलत काम करते हैं वो IMF के खाते में डाल के पीछे हट जाते हैं। इस पॉलिसी को आवाम को बताना होगा कि IMF को सारा ब्लेम ना डालें, खुद अपनी जो फ्यूडल कल्चर की पॉलिसी है उसको तब्दील करें, वरना मसाइल खुदा न खास्ता बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों मेहमानों से, पहले डॉक्टर कैस असलम साहब आपसे मैं जान लेती हूँ, सियासी सूरत हाल आपके सामने है। अपोजिशन ने 23 मार्च महंगाई मार्च का नाम डेडलाइन दे दी है इस्लामाबाद आने के हवाले से। इसके अलावा पीपल्स पार्टी अपने तौर पर महंगाई मार्चेस कर रही है और रैलियां निकाल रही है। अभी जो सूरत हाल है, ये महंगाई का अजदहा जिस तरीके से आवाम को निगलता ही चला जा रहा है, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी किस तरह से मुमकिन है, या इनिशियली और अर्जेंटली हुकूमत को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि मामलात बेहतर रह सकें? देखें, बात ये है कि ये जो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में करप्शन है चंद फैमिलीज की, ये उसी की जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी की करप्शन में आता है और एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन में आता है। असल में आप ये रैलियों से चीज़ें खराब होंगी, सही नहीं होंगी, ठीक है, हुकूमत पे प्रेशर पॉलिटिकल पड़ता है, इलेक्शन आ रहा है, मगर जो असल इशू है वो 2-3 बड़े सिंपल इश्यूज हैं जो हुकूमत को करने चाहिए। एक तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें, डायरेक्ट टैक्सेस जितने मर्जी बढ़ा लें, उसके लिए विल चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी जो यूथ है, इसको जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे स्किल्स नहीं देंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। और ये अगर पॉलिटिकली आ गए तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और तीसरा ये है कि आप अपनी जो SMEs हैं इनको एक्सपोर्टेबल बनाएं, इनको जो है स्टैंडर्डाइजेशन दें, इनको जो है कॉरिडोर दें कि ये मुल्क में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और दुनिया से फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें। ये 2-3 पॉलिसीज अगर हुकूमत कर ले तो शायद हम फिर
ट्रैजेक्टरी हमारी ठीक हो जाए। ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कैस आपने तो कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने के हवाले से और दीगर मामलात बेहतर का, आपको क्या लगता है इनिशियल कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि महंगाई मार्च की जो डेडलाइन दी गई है, सियासी मामलात में हुकूमत उलझी हुई है, प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तानी मशक को बेहतर करना, महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देना, या सियासी मामलात? देखिए, डॉक्टर कैस ने जो बात की है मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। इस पर हमारा जो वो है टैक्स की पोटेंशियलिटी जो है वो 11,100 अरब है। हुकूमत का इस साल का जो टारगेट है वो 6,100 अरब है, यानी 5,000 अरब की शॉर्टफॉल है। ये पूरा 5,000 जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में है जो शॉर्टफॉल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो दे भी रहे हैं लोग, लेकिन ये जो 5,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है ये इनकम टैक्स की मद में है, और हुकूमत उनसे टैक्स लेना नहीं चाहती। अगर वो टैक्स लेंगे तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे, कि जीएसटी की शरह कम होगी, दूसरी चीजें हैं। तो पॉलिटिकल विल नहीं है, और हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने का मतलब यही है कि जिसकी आमदनी ज्यादा वो टैक्स दे दे। लेकिन खुलेआम लोग कहते हैं, ताकतवर लोग, जो हुकूमत ये पॉलिसी लाने की कोशिश करेगी उसको गिरा दिया जाएगा। वो हुकूमत से बरकरार नहीं रह सकती, इसलिए कि आपने पार्लियामेंट में जिस पार्टी जैसे तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो वही लोग हैं जो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के मुखालिफ है। तो वो ये हुकूमत तो सोच भी नहीं सकती, और अगर नहीं सोच सकती और आवाम को भी हमने एजुकेट नहीं किया तो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो फिर जो है इसी तरीके से टैक्स का मसला रहेगा। और 95-96 में हमारा टैक्स जीडीपी था 14.4, आज आप 10 साढ़े 10 पर आ गए, हालांकि टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा जो मसला है कि हर काम दौलतमंदों से टैक्स लिया जाए, जब तक ये नहीं होगा मेरे ख्याल से मईशत बेहतर नहीं होगी, और ना आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर सकेंगे। तो वो पॉलिटिकल विल नहीं है, आवाम को भी एजुकेट नहीं किया गया, वो भी इस मामले में कोई दबाव नहीं डाल रहे। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अब इलेक्शन ईयर तक, अगली हुकूमत के आने तक कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। न कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, और ये जो महंगाई कम करने का जो हुकूमती ख्वाब है ये भी आपको करीब करीब पूरा होता नजर नहीं आ रहा डॉक्टर शाहिद साहब? नहीं, वो ख्वाब नहीं है, वो सियासी नारा है। उनको भी पता है, मैंने आपसे कहा कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और अगले चंद महीने में महंगाई बढ़ती रहेगी। हुकूमत को पता है, वो इसको कम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि आज वो पेट्रोलियम मसनूआत में कुछ कमी करके कुछ पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, ये एक आर्जी है। लेकिन हुकूमत कोशिश भी नहीं करेगी महंगाई को कम करने की, क्योंकि उससे जो इक़दाम उठाने जरूरी है उससे ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे। तो अभी तो ये फिलहाल हमें इसी में जिंदा रहना है, लेकिन आवाम को एजुकेट करते चले जाएं तो शायद कुछ बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ मौजूद थे, और मामलात जो चल रहे हैं मईशत के हवाले से, इक्तिसादी मामलात जो है वो काफ़ी खौफनाक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, आवाम महंगाई के चक्कर में बुरी तरह से पिसती ही चली जा रही है। क्या इस महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि हमने ये भी देखा है कि एक ट्रैक इख्तियार करने के हवाले से बात कर रही थी, हुकूमत उस ट्रैक को आगे फॉलो कर सकेगी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से? जो रिलीफ का कोई इम्कान जाहिर किया जाता है, यूटिलिटी बिल्स और दीगर प्रोग्राम्स के तहत आवाम को रिलीफ मिल सकेगी या नहीं? आवाम ने ये फैसला करना है कि अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो वो किस सूरत में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी महंगाई मार्च को ही आगे लेकर बुनियाद बनाकर वो इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।